नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूँ मयूर फिरोदिया और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। आईटीआर सीज़न चालू हो चुका है। आईटीआर फॉर्म्स बहुत सारे लोग भर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइल आईटीआर 1 ऑनलाइन डायरेक्टली ऑन इनकम टैक्स पोर्टल। हमने इसके पहले बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी कि कौन सा आईटीआर फॉर्म हमें एप्लीकेबल है, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले, 26 AS या फिर AS TS क्या होता है, उसको कैसे देखें वगैरह वगैरह। तो आज हम बात करेंगे आईटीआर 1 के बारे में। ये आईटीआर 1 मतलब ये वीडियो 3 पार्टों में डिवाइड होने वाला है कि आईटीआर 1 एप्लीकेबल किसको होता है, उसके बाद में एक्चुअल में आईटीआर भरने के पहले इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर हमें क्या प्रिपरेशंस करनी है, और उसके बाद में एक्चुअल आईटीआर फाइलिंग ऑन पोर्टल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा आपके सामने और 1 बाय 1 अपन देखेंगे। आई होप आपके सामने ये स्क्रीन विजिबल रहेगी। तो आईटीआर 1 एप्लीकेबल किसको है? आईटीआर 1 ये जो कंडीशंस दी हुई है, जैसे कि एक रेसिडेंट इंडिविजुअल, आपको इनकम फ्रॉम सैलरी है या फिर आपको पेंशन का इनकम आता है, आपके पास में एक ही हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अदर देन चार्ज एट स्पेशल रेट, मतलब ऐसे इनकम जिसके ऊपर स्पेशल रेट दिया हुआ है इनकम टैक्स ने टैक्स भरने के लिए, वो इनकम छोड़ के, और अगर आपके पास में एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 ओनली। तो अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया हमें एप्लीकेबल है और यही क्राइटेरिया के लिए आईटीआर 1 फाइल होता है। अगर आपका इनकम एक्सीड करता है 50 लाख के ऊपर तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। और आप अगर एनआरआई हो, आप अगर एचयूएफ हो या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर नहीं पाएंगे। आईटीआर 1 ये काफ़ी सिंपल फॉर्म है इनकम टैक्स के, जब भी जो भी फॉर्म्स है उसमें से सबसे सिंपल फॉर्म है, और यही कंडीशंस और यही लोगों के लिए ये आईटीआर 1 एप्लीकेबल है। अब आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर और देखते हैं कि क्या प्रिपरेशन हमें करनी है आईटीआर 1 एक्चुअली भरने के पहले। तो जैसे कि पहले वीडियो में हमने बात किया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि सब चीज़ें, आपके बैंक स्टेटमेंट आप वेरीफाई कर लीजिए, आपको जो फॉर्म 16 मिला है वो आप वेरीफाई कर लीजिए, AIS TIS स्टेटमेंट, 26 AIS स्टेटमेंट, ये सब वेरीफाई कर लीजिए। तो इस हिसाब से मैंने ऑलरेडी एक समरी बनाया हुआ है कि जिसमें मैंने बैंक के पूरे स्टेटमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं, जो फॉर्म 16 मिला है उसका भी ब्रेकअप यहाँ पे डाल दिया है, AIS TIS स्टेटमेंट के साथ में उसको वेरीफाई किया है कि कौन कौन सा इनकम मेरा ऑलरेडी AIS TIS स्टेटमेंट में दिख रहा है या फिर 26 AIS स्टेटमेंट में दिख रहा है। तो इस हिसाब से आपने आपकी पूरी समरी बना लेनी है, बैंक इंटरेस्ट या फिर FD का इंटरेस्ट बोलो, या फिर डिविडेंड आपको कुछ आया है, इस हिसाब से। उसके बाद में आपके पास में क्या क्या डिडक्शंस अवेलेबल है, प्रोविडेंट फंड है या फिर मेडिकल इंश्योरेंस या फिर और भी कुछ आपके पास में जो जो डिडक्शंस अवेलेबल रहेंगे उस हिसाब से ये डिडक्शंस वगैरह जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी फॉर्म 16 में भी आपको मिल जाएगी। स्टिल आपने ये एक समरी बना लेना है एक्चुअल आईटीआर फाइल भरने के पहले, क्योंकि इससे क्या होगा कि जब आप आईटीआर फाइलिंग एक्चुअल में पोर्टल पे जाके भरेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हैंडी होगी दोस्तों। तो चलिए आप चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल की वेबसाइट पे और एक्चुअल ये आईटीआर कैसे फाइल करते देखते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल रहेगी। हम आ गए हैं अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे। हम जब ई फाइल टैब पे जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न्स करके एक टैब है, इसमें हम जाके क्लिक करेंगे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। उसके बाद में वो असेसमेंट ईयर पूछेगा, सो दैट इज असेसमेंट ईयर 23-24 करंट AY। मोड ऑफ फाइलिंग, अब इनकम टैक्स रिटर्न आप 2 मोड से फाइल कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन, मतलब ये डायरेक्टली इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके, या फिर ऑफलाइन में आपको एक एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ती है। ये सब जो इन्फॉर्मेशन है हमारी इनकम की वो उसमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, और उसके बाद में एक XML जो यानी JSON फाइल एक जनरेट होता है वो यहाँ पे जाके अपलोड करना पड़ता है। बट आज हम देखेंगे ऑनलाइन फाइलिंग, वो काफ़ी सिंपल है उस हिसाब से। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न, सो मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, सो मैंने फाइल किया इंडिविजुअल फाइल। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन भी है कि आप कौन सा आईटीआर हमें पहले चूज करना पड़ता है। सो सिलेक्ट आईटीआर फॉर्म में मैं आईटीआर 1 सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए लिख के आया कि ये आईटीआर 1 फाइल किसको एप्लीकेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 lakhs ओनली, हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरीज, 1 हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस का इनकम है, एंड एग्रीकल्चर इनकम आपको 5,000 से
तक है या फिर ये ITR 1 फाइल हो सकता है। ये छोड़ के अगर बाकी आपको अगर चीज़ है, मतलब आपके पास में अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या फिर आपके पास में शेयर होल्डिंग है किसी कंपनी का, आपके पास में शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शन है, तो ITR 1 आपको एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड विथ ITR 1। ITR 1 फाइल करने की प्रोसेस इस हिसाब से है। एक तो पहले हम रिटर्न जो डिटेल्स है हमारे पास में वो सब फिल करेंगे, उसकी कंफर्मेशन आएगी जो समरी बन के आएगी इनकम टैक्स पोर्टल पे, और उसको वेरीफाई करेंगे और सबमिट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी दिया भी है कि डॉक्यूमेंट लिस्ट टू हेल्प यू फाइल फास्टर। तो मैंने जैसे पहले बात किया आपके साथ में, आपका फॉर्म 16 आपने जो समरी बना लिया है ऑलरेडी, उस हिसाब से अगर आपको कुछ रेंट वगैरह है तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपने रेडी रखनी है, क्योंकि आप जब डिटेल्स डालोगे तो सही से डाल पाएंगे। शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन वहाँ पे आता है कि प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर, जो है कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हो, ठीक है। एक तो है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, या फिर फाइलिंग रिटर्न ड्यू टू फुलफिलिंग एनी और वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो इसमें से कोई नहीं है तो मेरा एप्लीकेबल है कि टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो सब प्रीफिल्ड यहाँ पे आ जाती है। तो उसका ही ये डायलॉग बॉक्स है, वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म द डिटेल्स इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। तो मैंने उसको ओके कर दिया। सबसे पहले हमें हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो हमें वैलिडेट करनी है। मैं यहाँ पे आ गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक कर दिया। मेरा नाम आ गया, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, मेरा जो ईमेल आईडी है, एड्रेस, मोबाइल नंबर है, वो सब यहाँ पे आ गया। अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो मैं एडिट में जाके चेंज करूँगा। अब आपको सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट में किसके पास में हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में हो, स्टेट में हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर हो, अदर पेंशनर हो या फिर अदर हो। मैं यहाँ पे अदर सिलेक्ट करूँगा, बिकॉज मैं जिसका रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। उसके बाद में फाइलिंग का सेक्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सेक्शन 2-4 अवेलेबल है। अगर आप अपना पहला रिटर्न यानी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो सेक्शन आता है 139(1). उसके बाद में अगर आप ड्यू डेट के बाद में रिटर्न फाइल करते हैं तो आता है 139(4). अगर आप वो जो रिटर्न है वो रिवाइज करना चाहते हैं तो आता है 139(5). और लास्ट वाला है 1192B, मतलब अगर आपका रिटर्न भरना रह गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है कंडोनेशन, तो उसका अगर आपको अलाउ मिला है तो उस हिसाब से आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले, बट हमें एप्लीकेबल है 139(1) बिकॉज हम ड्यू डेट के पहले ही ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उस हिसाब से मैंने 139(1) सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पे है, अगला क्वेश्चन है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करना चाहते हो तो यहाँ पे यस करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल नहीं करना चाहते तो नो करना है। हम सबको मालूम है कि न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम हमारे पास में ऑप्शन है फाइल करने के लिए, तो इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जरूर चेक करिए अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? आई एम सिलेक्टिंग नो, ठीक है। और उसके बाद में बैंक डिटेल्स, तो ऑलरेडी यहाँ पे बैंक डिटेल जो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे रजिस्टर है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ऑलरेडी मेरा एक जो बैंक है वहाँ पे ऑलरेडी आ गया है और वो वैलिडेटेड भी है, तो मैं इसको कर देता हूँ कि सिलेक्टेड फॉर रिफंड इन केस अगर मुझे कुछ रिफंड आता है तो, ठीक है। ये हो गया पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैं इसको कन्फर्म करूँगा। कंफर्म होने के बाद में यहाँ पे देखिए एक टिक आ गया कंफर्म करके, तो ये मेरी डिटेल सही है। अगला डिटेल मुझे भरना है ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ग्रॉस टोटल इनकम पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमें कि सैलरी में जो एग्जम्पशन हम लेना चाहते हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे हमें देने हैं। जैसे कि सबसे पहला है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। मतलब अगर LTA के अंडर आपको कुछ अगर यहाँ पे एग्जम्पशन लेना है तो आप यस करेंगे, तो वहाँ पे उसकी डिटेल्स डालनी है। मेरे इसमें नहीं है तो मैं उसको नो कर दूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या फिर हॉस्टल अलाउंस, तो मेरे इसमें भी वो कुछ नहीं है तो मैं उसको नो कर दूंगा।
अगला है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। मतलब आपको अगर आपके सैलरी में HRA का कंपोनेंट मिलता है और उसके अगेंस्ट आप अगर कोई रेंट में घर में रहते हो और उसका कुछ क्लेम करना चाहते हो तो यहाँ पे यस करके उसमें आपकी डिटेल्स डालनी है। तो मेरे भी इसमें ये नहीं है तो मैं उसको नो करूँगा। LTA भी मेरे पास में नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में से अगर कोई एग्जाम्पशन है, अगर उसके इसमें मैं क्लेम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे यस करके, जो ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है उसके अलावा कोई है तो उसको यस करके मैं डालूंगा। सो मेरे पास में एक एग्जाम्पशन है। सो मेरे पास में एक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जाम्पशन है तो मैं यहाँ पे उसको डालूंगा 2400। तो ये मैंने जो सैलरी का समरी बनाया है इसका पूरा ब्रेकअप यहाँ पे है मेरे साथ में। ओके, मेरे पास में बेसिक है, चिल्ड्रन एजुकेशन हॉस्टल अलाउंस है, LTA है, मोबाइल रिम्बर्समेंट है, बुक्स एंड पीरियडिकल्स है, ड्राइवर, पेट्रोल, मील अलाउंस, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, HRA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है और एग्जाम्प्ट वाला उसमें से कोई है तो उस हिसाब से मैंने ये डिटेल सब फॉर्म 16 के ऊपर से ली है। ओके, सो ये इनकम टैक्स के अपन इसमें भरता है। तो मैंने इसमें सिलेक्ट किया 2400 का एग्जाम्पशन है जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का मुझे मिल रहा है तो मैंने उसमें यस करके ये डाल दिया। मैं उसको अब कंटिन्यू करूंगा। सो ये होने के बाद में वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स आता है। सो ग्रॉस सैलरी ये देखिए ऑटोमेटिक फॉर्म 16 AIS TS से ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है जो कि है 6,40,000 रुपीज़। एग्जाम्पशन अलाउंस 2400 जो हमने डाला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का वो भी यहाँ पे आ गया। नेट सैलरी आफ्टर सब रिलीफ जो भी रिलीफ एग्जाम्पशन तो मेरे इसमें कुछ जीरो है तो वो अगर आप डालेंगे कुछ HRA वगैरह तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये फिगर्स नॉर्मली फॉर्म 16 आपको जो मिलता है उसके साथ में मैच करनी चाहिए। अगर मैच नहीं करती है मतलब कि समझो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने आपके एम्प्लॉयर को ये डिटेल्स कुछ भी सबमिट नहीं की है और या फिर रह गई है सो आप उसमें क्लेम भी कर पाएंगे, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछ भी सकता है कि इस डिटेल्स का हमें प्रूफ दीजिए जो कि फॉर्म 16 में नहीं था। सो इस हिसाब से ऐसे ही अलाउंसेस या फिर डिडक्शंस आप लीजिए जिसका प्रूफ आपके पास में है और अपने वो एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं की है दोस्तों। सो इस हिसाब से इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी सब जाने के बाद आ गया 585,100। ठीक है, इसका ब्रेकअप ऐसा है कि ग्रॉस सैलरी मेरा 6,40,000, 2,400 का मैंने एग्जाम्पशन लिया है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। उसमें से आ गया नेट सैलरी डिडक्शन अंडर 16, मतलब एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ का और 2,500 का प्रोफेशनल टैक्स, तो उस हिसाब से 52,500 और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज इज 585,100। सो ये हो गया मेरा सैलरी का पूरा इन्फॉर्मेशन भर के। अब चलते हैं आगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपके पास में हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे उसको डाल सकते हैं। मेरे केस में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है तो उसके वजह से यहाँ पे मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ। तो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है हाउस प्रॉपर्टी आपकी कौन सी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर मैंने सिलेक्ट किया तो साल भर में मैंने कितना इंटरेस्ट दिया है उस हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, या फिर उसके बाद में अगर मैंने प्रॉपर्टी समझो लेट आउट का सिलेक्ट किया तो साल भर में मुझे कितना इंटरेस्ट कितना रेंट मुझे मिला। उसके बाद में अगर मैंने कुछ म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह का अगर कुछ पेमेंट किया है तो वो आएगा। उसके बाद में ऑटोमेटिक उस हिसाब से जो आपके रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा 30% आपको अलाउ हो जाता है, वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर वो जो कौन सा लेट आउट प्रॉपर्टी है उसके लिए अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये करने के बाद में ऑटोमेटिक वहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। सो मेरे इसमें कुछ भी नहीं है तो मैं बस आपको एग्जांपल देने के लिए ये बता रहा था। सो उसके बाद में है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि वी हैव प्री फिल्ड दिस वैल्यू फ्रॉम फॉर्म 16 AIS वेर एवर इज एप्लीकेबल। ठीक है, सो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक मैं सिलेक्ट करता हूँ। मेरे इसमें बस 5 रुपये ये यहाँ पे दिखा रहा है। अभी अगर मैं AIS पोर्टल पे जाता हूँ तो मैं AIS साइड बाय साइड खोल दिया। यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में अगर मैं आता हूँ सो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट मुझे बता रहा है 887, बट मैंने जो समरी बनाया था उस हिसाब से मुझे है 938 रुपीज़। ठीक है, क्योंकि ये पूरा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि AIS पूरा डिटेल्स जो आपके हैं कैप्चर नहीं करते हैं, उसकी वजह से पूरा के पूरा आप AIS TIS के ऊपर
ये मत करिए, आपके जो बैंक अकाउंट है वो पूरा वेरीफाई करिए, उस हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट लीजिए। तो मुझे बस 2 ही बैंक का इंटरेस्ट बता रहा है, बट मेरे मतलब ये 2 ही बैंक मेरे है, बट ये जो अमाउंट है 5, ये बहुत कम है, ये मेरा नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने जो बैंक के हिसाब से कैलकुलेशन किया है उस हिसाब से मेरा इंटरेस्ट है 938 रुपीज़। सो मैंने ये एस के वजह से समझ में आया। सो मैं यहाँ पे जाके उसको एडिट करूँगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट में उसको एडिट करूँगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट मेरा जो है मेरे समरी के हिसाब से 938 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे 938 रुपीज़ डाल दूँगा, इसको मैं सेव कर दूँगा। ये डालने के बाद ये देखिए यहाँ पे आ गया 938 रुपीज़। सो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम हो गया है अब आफ्टर टेकिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और सैलरी, दैट इज़ 586,038 रुपीज़। ओके, मेरा कोई भी एग्जाम्ड इनकम नहीं है, सो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ, ये मैं यहाँ पे कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद में है टोटल डिडक्शंस कि मेरे पास में क्या क्या डिडक्शंस है। ठीक है, मैं जब डिडक्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, सो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड? नहीं, मैंने कोई डोनेशन नहीं दिया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह? नहीं। उसके बाद में अगर रेंट है मेरा कुछ, बट मुझे सैलरी के कंपोनेंट में अगर HRA नहीं आता है तो मैं यहाँ पे ATGG के अंडर रेंट ले सकता हूँ, बट ऑलरेडी मेरा रेंट है ही नहीं कुछ। तो आप अगर आपको कुछ HRA का डिडक्शंस लेना चाहते हो आप, तो वो सैलरी के अंडर लेना है। यहाँ पे ATGG जिनको रेंट मतलब HRA सैलरी के कंपोनेंट में नहीं आता है, बस उनके लिए ही ये है। यहाँ पे अगर आप वो जो आय का सिंबल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखता है, इफ़ यू डू नॉट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस यू मे क्लेम बेनिफिट ऑफ रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड, हाउएवर बोथ एग्जम्पशन फॉर हाउस रेंट अलाउंस और डिडक्शन फॉर द रेंट पेड अंडर सेक्शन कैन नॉट बी क्लेम्ड। ठीक है, सो एक ही जगह पे आप ले सकेंगे, बट अगर आपको सैलरी के इसमें HRA आता है तो आप सैलरी के अंडर ही उसका एग्जम्पशन ले लीजिए। सो मुझे ये भी नहीं है। As per the information available with the department, you have made a payment towards employee share of provident fund, LIC वगैरह ऑलरेडी इस पे आ गया है। तो ये मैंने ऑलरेडी मेरे एम्प्लॉयर को दिया था, तो उसकी वजह से वो पूरा क्या पूरा उस हिसाब से आ गया है। डू यू एग्री विद दिस इन्फॉर्मेशन? मैंने येस कर दिया है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन 80CCD2? मतलब ये जो है कि पेंशन का जो ये है एनपीएस के लिए जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, अगर आपको कुछ आता है तो ऑलरेडी फॉर्म 16 में अगर आपने डिक्लेयर किया है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। मेरे इसमें नहीं है तो मैंने उसको नो कर दिया। उसके बाद में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, अगर कुछ रहेगा, अगर फॉर्म 16 में दिया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट नहीं है तो मैं यहाँ से क्लेम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एक कर दिया। सो शेड्यूल 80D इज रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, 80D के इसमें मैं फिल कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में यू हैव मेड पेमेंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ मैंने अगर एजुकेशन लोन के लिए लिया है तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 80TT? येस, वो भी भरना पड़ेगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन? नो कर दिया। सो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। सो ये अभी शेड्यूल सब मुझे यहाँ पे भरने को आ रहा है। सो अब आ गया ये डिटेल वेरीफाई योर डिडक्शंस। ठीक है, सो ATC में है 16,200, राइट। सो मैं ये मेरे साथ फॉर्म 16 के साथ में भी कंफर्म करता हूँ। फॉर्म सैलरी का जो पार्ट B होता है उसमें ये सब डिटेल्स आ जाते हैं। सो मैंने ये देखिए अंडर ATC चैप्टर 6A के अंडर ATC में 16,200 है, और जो मेडिकल हेल्थ प्रीमियम है उसके साथ में 5,000 का है। सो मैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके 16,200, ये देखिए 5,000 का आया नहीं तो मैं यहाँ पे एडिट करूँगा। सो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में ये 5,000 रुपये में डाल देता हूँ। बाकी अगर पेरेंट्स आपके या फिर खुद को आप यहाँ पे डिडक्शंस जो आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हेल्थ इंश्योरेंस के टैब में, या फिर आपके कोई जो फैमिली मेम्बर्स है वो अगर सीनियर सिटीज़न है तो यहाँ पे यस करके आप उनके इसमें भी ये डिडक्शंस ले पाएंगे। तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, ये देखिए ये ATD में 5,000 आ गया। डोनेशंस वाला कुछ नहीं है, ATCCD2 भी कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है, 80TTA में, तो 80TTA में 10,000 तक मुझे अलाउड है। तो मेरा जो इंटरेस्ट था दैट इज़ 938 रुपीज़। ठीक है, मैंने इसको ऐड कर दिया। डिडक्शन इज मोर दैन डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज़ री-वेरीफाई, या वेरीफाई कर दिया। ये भी हो गया।
हाँ ये देखिए, मैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर एक आधा डिडक्शन जो है वो अगर फॉर्म 16 में आपके पास में दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल आपको वार्निंग भी देता है कि टोटल ऑफ चैप्टर 6 से डिडक्शन एंटर्ड इज मोर देन द डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज रीवेरीफाई। तो आप अगर आप श्योर हो कि ये डिटेल्स मेरे पास में है तो आप इसको यस कर सकते हैं। सो मैंने इसको कन्फर्म कर दिया। ओके, सो उसके बाद में अगला टैब है टैक्स पेड, मतलब जो भी मैंने टैक्सेस साल भर में पे किए, बीट सेल्फ असेसमेंट टैक्स, बीट टीडीएस, एडवांस टैक्स, सब चीज़ें, या फिर आपका टीसीएस, सब चीज़ें इसमें आ जाएंगे। तो ये देखिए कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्ट एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, मतलब आपको जो सैलरी मिली है उसके ऊपर कितना टीडीएस जमा हुआ है। सो ये फिगर हम कहाँ से वेरीफाई कर सकेंगे? ये जो फॉर्म 16 हमें मिलता है, फॉर्म 16 में जो फॉर्म 16 का पार्ट ए होता है, ठीक है, उसमें हमें दिख जाता है। तो फॉर्म 16 जो मुझे मिला है उसका जो पार्ट ए है उसमें साल भर में मुझे सैलरी मिला है 6,40,000 और उसके अगेंस्ट टीडीएस जो मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट किया है वो है 27,560। सो देखिए, अगर मैं पोर्टल पे देख करता हूँ फॉर्म में तो सेम ये 27,560 आता है। अगर ये शो डिटेल्स करूँगा सो किसने ये दिया है उसका टैन नंबर वगैरह सब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बाकी कोई मेरा टीडीएस डिडक्ट हुआ ही नहीं है। तो अगर आपका कोई डिविडेंड के ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अगर आपका टीसीएस कुछ डिडक्ट हुआ है, आपने अगर कुछ एडवांस टैक्स पेमेंट किया है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। सो मेरा बस इतना ही था, 27,748। ओके, ये देखिए ये एक्चुअल में टोटल टैक्स पेड ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। सो मतलब जो फॉर्म 16 है उससे ज़्यादा दिख रहा है। सो ये देखिए 188 में डिटेल्स आया है, तो क्या हुआ है ये, ठीक है। सो टीसीएस मेरा डिडक्ट हुआ है 188 रुपीज़ का। ओके, अगर मैं जो फॉरेन ट्रैवल के ऊपर गया था तो उसका 188 रुपीज़ का ये टीसीएस डिडक्ट हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे आया। सो टोटल है 27,748। मैं इसको कन्फर्म कर दूँगा। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे डिटेल्स में देख रहा हूँ कि टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये देखिए ये सब चीज़ें मेरी जो 4 चीज़ें थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो गया, टैक्स पेड कंफर्म हो गया, टोटल डिडक्शंस कंफर्म हो गया। अब आते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। टोटल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर जब मैं आता हूँ तो ये पूरा मुझे कंप्यूटेशन दे देता है कि आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना था, उसमें से आपने डिडक्शंस कितने लिए हैं, टैक्स पेबल आपको कितना है, बेसिक टैक्स, उसके बाद में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस उसके ऊपर कितना है। सो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका बनता है 26,291। ओके, उसके बाद में आपको कुछ रिलीफ मिला है वगैरह, तो ये सब चीज़ें यहाँ से माइनस होगी। अगर आपने जैसे हम बात करते हैं कि एडवांस टैक्स एप्लीकेबल है बट हमने नहीं भरा उस हिसाब से, तो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, B, C ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाते हैं। सो टोटल इंटरेस्ट फीस वगैरह यहाँ पे आ जाता है। टोटल टैक्स फी एंड इंटरेस्ट, मतलब साल भर में मुझे कितना टैक्स, मेरा जो इनकम है उसके ऊपर कितना है 26,291। सो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ओके, सो मेरा टैक्स लायबिलिटी भी कंफर्म हो गया। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ प्रोसीड के ऊपर। सो जिस हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ ₹1460, मतलब मैंने सब डिटेल डालने के बाद में मेरा इनकम डिडक्शंस वगैरह सब डालने के बाद में टैक्स लायबिलिटी कंफर्म करने के बाद में मुझे रिफंड आ रहा है 1460 का। सो उस हिसाब से मैं यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न करूँगा। रिटर्न प्रीव्यू करने के बाद में मुझे वो सब चीज़ें डिक्लेरेशन देनी है यहाँ पे, देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न। सो मैंने यहाँ पे मेरा नाम है सन ऑफ डॉटर एंड आई एम फाइलिंग माई रिटर्न बाय सेल्फ, मेरा पैन नंबर आता है वगैरह वगैरह, और IP एड्रेस वगैरह आता है, डेट आता है। सो मैं प्रोसीड टू प्रीव्यू करूँगा। प्रोसीड टू प्रीव्यू करने के बाद में ये ITR का पूरा समरी आ जाता है कि जिसमें पूरी डिटेल्स हमने अभी तक जो भरी है वो पूरी एक ITR फॉर्म जो कि ITR 1 है उसमें आ जाती है कि ये हम सब चीज़ें हमें कंफर्म करनी है। मेरा नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मैं कहाँ पे काम करता हूँ, कौन सा ITR सेक्शन फाइलिंग का मैं चूज़ कर रहा हूँ, मैं न्यू टैक्स रेजिम या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए फाइल कर रहा हूँ, या उसके बाद में पूरा कंप्यूटेशन आता है, सैलरी इनकम में कितना है, मैंने कितना डिडक्शन लिया हुआ है, सैलरी का डिडक्शन मुझे कितना मिला है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कुछ है या फिर हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट कुछ है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कितना है, उसके बाद में पूरा टैक्स कैलकुलेशन इसमें आ जाता है दोस्तों। तो इस हिसाब से ये सब देखने के बाद में आई एम एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ ₹1460। ओके, और मैं यहाँ पे बैंक भी मुझे सिलेक्ट करना है कि जिसमें मुझे मेरा इनकम टैक्स का रिफंड चाहिए, तो उस हिसाब से मैं क्लिक कर दूंगा और सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं यहाँ पे देख लूँगा और इस हिसाब से
वेरिफिकेशन करते टाइम प्रोसीड टू वैलिडेशन, अगर सब चीज़ें सही है। ये जो ITR फॉर्म है आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पहले, और उस हिसाब से आपको आइडिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैलिडेशन सक्सेसफुल, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, और मैं यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूँगा। और इसके बाद में हमें ये ई-वेरिफिकेशन करने के लिए पूछ रहा है। आप ई-वेरिफिकेशन अभी तुरंत भी कर सकेंगे या फिर ई-वेरीफाई लेटर भी उसको कर सकेंगे। सो मैं तुरंत यहाँ पे ई-वेरीफाई लेटर कर देता हूँ। तो जब भी मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरे पास में 30 दिन है जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद मुझे ई-वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। सो इस हिसाब से यहाँ पे एक देखिए विंडो आ रहा है, इफ द रिटर्न इज वेरीफाइड आफ्टर 30 days ऑफ ट्रांसमिशन रिटर्न डेटा इलेक्ट्रॉनिक देन द डेट ऑफ वेरिफिकेशन विल बी कंसिडर एज द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। मतलब आपको ये डिटेल आपने जब भी रिटर्न फाइल किया है उसके 30 दिन के अंदर आपको ये ई-वेरिफिकेशन करना है दोस्तों। तो मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद में कंटिन्यू, और अब मुझे ये पूछ रहा है कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न, मतलब ये डिटेल कंफर्म करने के बाद में आपका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, और ये सबमिट होने के बाद में ये देखिए यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, यू स्टिल नीड टू ई-वेरीफाई योर रिटर्न विद इन 30 days टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिटर्न फाइलिंग, यू हैव अपलोडेड द डेटा सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि मैंने ये रिटर्न इनकम टैक्स का रिटर्न हमारा सबमिट हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है ये, बट डिटेल में हमने इसमें कोशिश की है कि कैसे कहाँ पे डिटेल ITR 1 फाइल करते हैं। तो अगर आपको कोई ITR फाइलिंग में हेल्प चाहिए या फिर टैक्स एडवाइजरी में कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे टैक्स एडवाइजरी के प्लान्स देखना भी मत भूलिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।